नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा आपका स्फेरिकल मिरर्स के बारे में एंड कुछ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस। तो आइए इस टॉपिक को जल्दी से करते हैं शुरू। स्टार्टिंग में हम ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है? स्फेरिकल मिरर आर द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर, है ना। आपने एक यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक हॉलो स्फेयर लिया। उस हॉलो स्फेयर से मैंने देखे इसके दो पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस सरफेस इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं शेडेड वाला, ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कोई भी हॉलो स्फेयर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो आपका एक स्फेरिकल मिरर का पोर्शन होता है। तो हमारे स्फेरिकल मिरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं एक हॉलो स्फेयर का ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, जितना मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया, तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। एंड अगर मैं इसी हॉलो स्फेयर का ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ तो बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद यहाँ पे आप एक नोटेशन देख रहे होंगे, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर, है ना। जो आपका हॉलो स्फेयर है जिसका एक ये सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगा आपका। अब कैपिटल पी क्या है? कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ द मिरर। मतलब एक आपका ये अगर मिरर है, सपोज ये आपका मिरर है, तो इस मिरर का जो मिडिल पोर्शन रहेगा उसे हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो यहाँ पर अगली चीज क्या आती है? स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आगे करते हैं इसके बाद। इसके बाद सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर। हमें ये मालूम चल गया कॉनकेव मिरर बनता कैसे है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो कॉनकेव मिरर इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। देखिए हॉलो स्फेयर, पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या लिया था? एक अपना हॉलो स्फेयर लिया था। एक मिनट, देखिए आप ये सॉरी, पिछली वाली स्लाइड देखिए, ये एक हॉलो स्फेयर था। इस हॉलो स्फेयर का ही तो एक पोर्शन बना था जो एक कॉनकेव मिरर बना था। तो क्या हो गया? अ कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर हुज आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड, या फिर पॉलिश्ड भी कह सकते हैं इस वाले पार्ट को, डिनोटेड बाय कैपिटल पी। एंड जो इनर पार्ट है देखिए ये डिप्रेस्ड है, मतलब अंदर की। अब जैसे अगर मैं ये आपको बनाता हूँ, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया, तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो डिप्रेस्ड है, मतलब अंदर की तरफ बल्ज हो रहा है। तो ये हो गया आपका डिप्रेस्ड सरफेस। और इसी सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो लाइट रेज आएंगी वो लाइट इस तरफ से आएंगी, यहाँ से। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस सरफेस इज अ पॉलिश्ड और सिल्वर्ड सरफेस। तो ये आपके कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन होती है, सीबीएसई में अक्सर पूछी जाती है 1 मार्क में। उसके बाद आते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ hollow sphere whose outer part is reflecting and the inner part is silvered। हमारे कॉन्वेक्स मिरर में जो आउटर वाला पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे जो लाइट रेज है वो इधर से आएंगी। ये वाला जो पार्ट रहता है ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग एंड दिस सरफेस इज द पॉलिश्ड सरफेस। ये जो आप देख रहे हैं सरफेस, ये यहाँ पे ऐसे अगर मैं लाइंस बना दूं, ये जो लाइंस हम बनाते हैं ये डिनोट करता है आपका पॉलिश्ड सरफेस को। तो ये जो लाइंस हैं ये क्या डिनोट करेंगे? ये आपका अंदर वाला सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन यहाँ पे फिनिश होती है। अगला हम जो पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहली टर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है?
एक ऐसी लाइन जो आपके मिड पॉइंट से पास हो रही हो, मिड पॉइंट पी। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो पोल हमने कैसे डिफाइन किया था कि आपके स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पोल। तो एक ऐसी लाइन जो आपके मिड पॉइंट से पास हो रही हो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। जैसे कि आपको मैं फिगर से समझाता हूँ, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दे रखा है ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन पोल से, ये क्या है कैपिटल पी। इस पोल से जो लाइन पास हो रही है एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब राइट एज वेल एज इन द लेफ्ट, इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझाया था, फिर से समझ लेते हैं। क्या एक सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर जिसका एक स्फेरिकल मिरर एक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल दोबारा समझ लेते हैं फिगर से ही। जैसे इस वाले आप डायग्राम में देखिए, ये आपका हॉलो स्फीयर था। इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर, और वो जो सेंटर है ये सेंटर किसका भी होगा, एक स्फेरिकल मिरर का। और स्फेरिकल मिरर खुद किसका पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर का। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर, the radius of a hollow sphere of which a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature। उस hollow sphere का, है ना, जो hollow sphere है उसकी जो रेडियस होगी वही क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पोल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल डिनोटेड बाय कैपिटल P। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि आपका मैं इस फिगर में ले लेता हूँ, बात करते हैं इस फिगर की। जैसे इस वाले फिगर की हम बात करते हैं, है ना, तो इस वाले फिगर में अगर हमारा प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर जो मेरी लाइट रेज है ना, सपोज ये मेरी एक लाइट रे है, वो मेरी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होगी, एक ऐसे पॉइंट से जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरी जो लाइट रेज है वो इधर से आएंगी। तो ये मेरी सपोज ये मेरी लाइट रे आई और यहाँ पे मेरा फोकस है, तो ये मुझे यहाँ से पास होती हुई नजर आएगी ये लाइट रे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा मेरा प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद दोबारा पढ़ रहे डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का रियल होता है और प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपीयर्स होती है लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में वर्चुअल का मतलब बताया था, मतलब ऐसी चीज जो रियल में ना हो, हमें आभास हो रहा है उस चीज का। तो हमने जैसे अभी फिगर में देखा था कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर था, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी सपोज, एंड ये आपका एक प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपकी जो लाइट रेज है वो पैरेलल जा रही थी, तो मुझे वो यहाँ से पास होती हुई नजर आ रही थी इधर से ऐसे। तो मुझे लग ही तो रहा है ना कि यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका शेडेड पोर्शन है इधर, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा।
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है और ये क्या है, पोल, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी आपकी फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एंड स्मॉल एफ का एक फॉर्मूला ये भी होता है, स्मॉल एफ इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है कि क्या रूल्स रहते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन के स्पेरिकल मिरर से, है ना। यहाँ पर हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये आपके आगे जो अपकमिंग सेशंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से इस टॉपिक को करिएगा। सबसे पहला जो रूल रहता है आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय स्पेरिकल मिरर, यहाँ पे मैं स्पेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ तो दोनों केस कंसिडर करेंगे हम, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। सबसे पहला रूल जो होता है वो ये कि अगर कोई भी रे आपकी पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए वो अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो कौन से पॉइंट से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी कॉनकेव मिरर के। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें वो रेज डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। इस वाले रूल को हम एक फिगर से समझते हैं, जैसे हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर आ गया एंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पी होगा, पी स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर मतलब एक मिरर का मिड पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये एक लाइट रे आई, वो लाइट रे कैसी है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम इस रे पे, हम इस जहाँ पे रे टकरा रही है वहां से एक बनाए नॉर्मल, तो जो नॉर्मल हम बनाएंगे वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब हमारी जो लाइट रे है कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो आप देखिए ये आपकी लाइट रे आई थी और कहाँ से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस से। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए हमने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, अंदर का पोर्शन कैसा है, सिल्वर्ड है, और बाहर का सरफेस किसकी तरह काम करेगा, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो लाइट रेज होंगी वो कहाँ से आएंगी, इधर की तरफ से आएंगी। तो देखिए मैंने एक लाइट रे यहाँ पे लाया, प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट पैरेलल है। अगेन हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल, तो ये हमने नॉर्मल बनाई, नॉर्मल कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। उसके बाद ये जो रेज है वो डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी, कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। अब देखिए ये रे हमारी डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज क्यों हो रही है, जहाँ इधर की तरफ रही थी पर चली गई इधर की तरफ, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए डाइवर्जिंग कहलाएगी। अब अगर मैं इसी रे को पीछे एक्सटेंड करूं तो देखिए कहाँ से पास होती नजर आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से। तो यही होता है आपका फर्स्ट रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉनकेव एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपकी कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। फिगर से समझते हैं इस रूल को। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया, अगेन कैपिटल पी क्या है, पोल, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एफ स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस एंड कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहाँ पे क्या करा, हमने एक रे हमने पास करी जो कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। अगेन अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या रहनी चाहिए, हम क्या बनाएंगे इसका, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो लाइट रे है अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जानी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका पाथ होना चाहिए, तो इसका देखते हैं पाथ क्या हुआ,
जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। इसका जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया। ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों है, क्योंकि अंदर का पोर्शन सिल्वर्ड है या पॉलिश्ड है और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। लाइट रे कहाँ से आएंगी, इधर की तरफ से आएंगी। तो ये आपकी लाइट रे है जो कहाँ से पास हो रही है। अब इस लाइट रे को मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइट रे कहाँ से मुझे आती हुई नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मुझे एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। उसके बाद देखिए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है वो कहाँ से पास होती है, कहाँ किस एक्सिस के पैरेलल नजर आएगी मुझे जाती हुई, ये आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो देखिए ये आई ऐसे और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई। तो यही है आपका सेकंड रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो लाइट जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन या फिर विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेरी लाइट हमारी जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे जब फॉल करती है तो मिरर पे वो नॉर्मल के अलोंग फॉल करती है। और जब कोई भी लाइट रे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल फॉल करती है तो वो रिट्रेस कर लेती है, वापस चली जाती है अपने जिस पाथ से आई थी। इसको फिगर से समझते हैं। देखिए मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, P stands for pole of the mirror, F stands for principal focus and C stands for center of curvature। कॉनकेव मिरर में मैंने एक लाइट रे पास करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे मेरी एज इट इज ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर इसका अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल कैसे आएगा। देखिए ये सपोज ये मेरे लाइट रे है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इसी के अलोंग ही तो आएगा। तो इसलिए ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। उसके बाद इसे रफ कर देते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज जो रहती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये F स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस, C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ द मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है सिंस अंदर वाला जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड है और बाहर वाला जो पोर्शन है ये वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। और लाइट रे किधर की तरफ से आएंगी, इधर की तरफ से आएंगी। तो मैंने एक लाइट रे लाया मैं इधर से और ये लाइट रे ऐसे आई थी और इसी पाथ पे वापस चली गई, मतलब आई ऐसे और ऐसे ही वापस चली गई। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे कहाँ से पास होती नजर आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए तो इस लाइट रे ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया, जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन से वापस चली गई। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में जहां से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड ये एक सीबीएसई में एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो ये कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास हो रही है वो रिट्रेस क्यों कर लेती है पाथ। इसका आप रीजन ये लिखेंगे क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पे फॉल करती हैं अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लास्ट रूल क्या है आपका इमेज फॉर्मेशन का, लास्ट रूल जल्दी से पढ़ते हैं। लास्ट रूल आपका ये कहता है कि अगर कोई भी रे आपकी ओब्लिकली मतलब किसी भी एंगल पे इंसिडेंट करती है, जैसे ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पे किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रही है पोल की तरफ, है ना, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो रिफ्लेक्ट भी ओब्लिकली होगी। इसे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक फिगर देख के देखिए, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर का ये हो गया पोल, एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे जो कि ऑब्लिकली आ रही, देखिए बिल्कुल एक एंगल पे आ रही है, सपोज ये किसी एंगल पे आ रही है आपकी लाइट रे,
तो ये लाइट रे पोल से टकरा के ओब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहेंगे। सपोज अगर ये एंगल आपका x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री ही रहेगा, सिंस द लाइट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ, सपोज अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर रहता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, P स्टैंड्स फॉर पोल ऑफ द मिरर, F स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस एंड C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में कहाँ से आएंगी? इधर से आएंगी। तो ये एक लाइट रे आई इधर से ओब्लिकली किसी एंगल पे आकर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका फोर्थ लॉ। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। एंड ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सेशंस के लिए, तो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एंड कोई भी डाउट रहता है आपका नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।